नमस्कार। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आनंद वर्धन के साथ आप सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। आनंद मैं बात करूंगा आज जम्मू कश्मीर की। मैं वहां से शुरू करता हूं। ये अभी हमारे मनोज सिन्हा साहब का एक स्टेटमेंट आया है, इस पर ज्यादा चर्चा भी नहीं हुई। उन्होंने ये बोला है कि पहलगाम की घटना के लिए वो इसके लिए फुल जिम्मेदारी लेते हैं। आई टेक फुल ओनर्स फॉर पहलगाम। इट वाज अ सिक्योरिटी फेलियर क्योंकि पुलिस इनके अंदर आती है। लेकिन जब इस वक्तव्य को थोड़ा और आप देखेंगे तो ये कहते हैं द लोकेशन वेयर द अटैक टुक प्लेस इज एन ओपन मेडो। there is no facility for or room for security forces to be present there। मतलब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस क्या तभी जाती है वहां कोई कमरा बने और कोई मेडो नहीं हो, कोई खुली चीज नहीं हो। ये क्या बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने ये सोचा था कि जब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये इसके साथ साथ ये भी बोलेंगे कि मैं अब रिजाइन कर रहा हूं। लेकिन आज तक तो शायद ऐसी कोई खबर आई नहीं है कि ये इन्होंने रिजाइन किया हो या ये हटाए गए हो। ये अभी भी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ये बने हुए हैं। इसके साथ की एक घटना मैं और आपसे बात करता हूं, फिर आप पूरे पर कमेंट कर दीजिएगा। दो ही ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं भारत में जबकि एक सर्विंग चीफ मिनिस्टर जेल गया है। एक तो पहले तो अरविंद केजरीवाल थे, और दूसरी घटना, और इस पर भी ज्यादा बात नहीं हुई है, ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है। उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट कर दिया गया था 3 दिन पहले, जुलाई 13 को क्योंकि ये वहां पे एक पूजा करने जाना चाहते थे। अब वो जो जो शहीदी दिवस ये लोग मना रहे थे जम्मू कश्मीर में, वो डिबेटेबल है कि मनाना चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी पुरानी बात है 1931 की। अब्दुल कादिर खान थे, वो महाराजा हरी सिंह के खिलाफ प्रोटेस्ट करते के प्रोटेस्टर्स वो मारे गए थे, तो वो शहीदी दिवस है। आई थिंक उसकी रेलेवेंस खत्म हो चुकी है। लेकिन बिसाइड द पॉइंट, एक गवर्नर साहब हैं जो माफी मांग रहे हैं उसी दिन, और वही पुलिस भेज के एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट कर रहे हैं। तो जरा इस पूरी घटना पर, आप कश्मीर भी जा चुके हैं, आपके कमेंट्स चाहिए। आनंद जी। अजय, थोड़ा जो एक हमारे होम मिनिस्टर कहते हैं ना, क्रोनोलॉजी समझिए, क्रोनोलॉजी समझिए। ये मनोज सिन्हा साहब को एक ईश्वर की तरफ से कहीं कोई उनको एकदम से सपना आया रात में सोते सोते कि उस घटना के 85-86 दिन बाद, करीब करीब 3 महीने बाद उनको इल्म हुआ कि ये उनकी गलती है और इसकी जिम्मेदारी उन्होंने ले ली। इस 85 दिन तक एक ऐसा व्यक्ति जो अपने काम को करने में निकम्मा साबित हुआ और जिसकी मक्कारी और निकम्मेपन की वजह से हमने 26 लोगों को एक दिन खोया जिनकी हत्या हुई, और उसके बाद हमारे सिविलियन 14 या 15 या 18 सिविलियन की और भी मृत्यु हुई भारत पाक युद्ध में। और ऐसा निकम्मा आदमी जिसने इस देश को युद्ध में झोंका, क्योंकि अगर ये इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं और इतने निकम्मे हैं तो इन्होंने ये तो एक जो हत्या हुई है वो तो हुई है जिसके ये जिम्मेदार है। तो 2-3 चीजें, एक तो इनके ऊपर 302 का मुकदमा चलना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल डायरेक्टली जिम्मेदार हैं उन सारी हत्याओं के, कि अगर इनकी नेग्लिजेंस से हुआ है। कार में अगर आप कार चलाते हुए आप कार में कोई ब्रेक हो जाए, वो हो जाए, आपसे अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो आपके ऊपर मुकदमा चलता है, सजा कम ज्यादा हो सकती है। तो इनके ऊपर पहली चीज तो मुकदमा चलना चाहिए। दूसरा चीज यह है कि इनको त्यागपत्र नहीं देना चाहिए किसी भी हालत में, नहीं, इनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। अब जरा ये समझना होगा कि ये एकदम से इनको 85 दिन बाद ये सोते सोते सपना क्यों आया। मुश्किल क्या हो रही है कि अब हर आदमी ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि पहलगाम में ये आतंकी हमला जो हुआ था कौन था इन्वॉल्व। आपका 0 सफलता मिली है। आप लाख कर रहे थे घर में घुस के मारेंगे और यहां बम गिरा दिया, वहां एटम बम गिरा दिया, वहां फलाना कर दिया, लेकिन टाइम टाइम फिस। आज तक आप ये भी आइडेंटिफाई करके नहीं कर पाए हो कि कौन कौन 5 लोग या 4 लोग या 6 लोग, जितने भी लोग थे, वो कौन कौन थे। आपने एक
दूसरे दिन ही आपने कुछ फोटो वोटो जारी कर दिए थे सरकार के हवाले से कि ये लोग थे, बाद में आपने उसको बैक ट्रैक किया कि ये लोग नहीं थे। पहली चीज। दूसरा, एक और चीज याद रखिएगा क्योंकि वो उससे रिलेटेड है। इस घटना से 15-20 दिन पहले, एक पखवाड़े पहले, अमित शाह गए थे कश्मीर, और उन्होंने एक घंटे के लिए नहीं गए थे, 1-2 दिन रुके, सारा सिक्योरिटी की बातें की, सबसे उसमें कश्मीर के सिक्योरिटी में बातचीत की। और वो हम सबको याद है, जब जिस दिन वो चर्चा कर रहे थे कश्मीर की सिक्योरिटी पे, उन्होंने जब उमर अब्दुल्ला साहब को कहा कि भाई आप जरा अब निकलिए, अब हो गया, मतलब उनसे कुछ और बात थी कि अब हम लोग जरा सिक्योरिटी पे बात करना है, तो आपका इसमें कोई वो नहीं, रोल नहीं है, तो आप जाइए। हालांकि वो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने उमर अब्दुल्ला को वहां से चलता किया। तो 101% आपने वो कमान अपने हाथ में ले रखी थी। बीएसएफ आपके यहां डायरेक्टली कमांड होता है। मेरे हिसाब से ये केवल और केवल अमित शाह और मोदी जी के को बचाने की कोशिश के तहत ये त्यागपत्र लिया गया है, क्योंकि इसका इनके पास कोई जवाब नहीं है कि वो लोग कैसे आए और कैसे वापस गए, वो लोग कौन थे, अभी तक आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हैं। तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, ये बिल्कुल सीधे सीधे इसमें जिम्मेदार जो लोग थे, अमित शाह एज होम मिनिस्टर, क्योंकि ये उन्हीं के परव्यू में आता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी एज अ हेड ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हैज फेल्ड। अब उनको बचाने के लिए मनोज सिन्हा साहब अपनी गर्दन आगे कर दिए हैं कि भाई हुजूर के उसमें कुछ, या जहांपना या महाराज के उसमें कुछ गुस्ताखी ना हो, साहब मैं अपना सिर आगे कर देता हूं। लेकिन अब उनका सिर, ईमानदारी तब देखी जाती जब ये इस्तीफे के साथ ये बात कहते। बिल्कुल मैं मानता कि मनोज सिन्हा ईमानदार व्यक्ति, मतलब फिर से अब वो ईमानदार हो गए हैं, क्योंकि इनके बहुत से किस्से हैं जिसको यहाँ रिपीट करना वक्त की बर्बादी होगी। किस तरह से इन्होंने अपने बच्चे की शादी में दिल्ली में कश्मीर सरकार के से पेमेंट करवा दिया था, और बाद में कहा था मुझे पता नहीं था, और वो पेमेंट कोई 10-20-100 रुपया नहीं था, कई लाखों में पेमेंट था। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक फूहड़ कोशिश है अमित शाह को और प्राइम मिनिस्टर मोदी को बचाने की, क्योंकि सारे जो सारे तथ्य हैं वो जाके उन्हीं के दरवाजे पे रुक जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल, तो उनको बचाने के लिए किया जा रहा है। अब बात उमर अब्दुल्ला साहब की आ रही है। मुझे ऐसा लगता है, मेरी याद में चीफ मिनिस्टर का हाउस अरेस्ट पहली बार हो रहा है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर का, पूर्व चीफ मिनिस्टर नहीं है। दूसरा, अभी गनीमत यही है कि उमर अब्दुल्ला के ऊपर जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके ऊपर अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। नहीं तो जैसी ये सरकार है, जैसा बीजेपी का अभी तक का हुआ है, वो अब तक 2-4 उनके ऊपर एफआईआर करके उसके तहत गिरफ्तार भी कर सकते थे। तो वो भी हमको आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उमर अब्दुल्ला को वो गिरफ्तार कर ले। तीसरी बात यह है कि भाजपा का, क्योंकि इनका ना स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में, ना किसी भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन में इनका जीरो योगदान रहा है, तो इनको उसकी अहमियत ही नहीं समझ में आती। इनको दूसरा ये लगता है कि इनको लगता है कि सबके पास तो कोई नेता है, सबके पास एक भारत के आजादी आंदोलन कराते समय हर एक के ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। हम ही लोग जो थे वो तो अंग्रेजों के साथ बैठे हुए थे। तो अब उसके लिए ये जो लोगों के पास कुछ है हिस्ट्री, उसको भी एक चाहते हैं वो ना सुनी जाए। 1931 में एक प्रतिरोध था, एक था जो अंग्रेज सरकार के खिलाफ उठा था, उसमें गोली चली, लोग मरे, उनकी मजार बना दी गई है, उनके वहां जाके लोग फातिया पढ़ते हैं। जब सालाना वो जब होता है 13 साल, मतलब जब सालाना वो 13 जुलाई को होता है, वो हमारे यहाँ जैसे प्रतिपक्ष होता है, हम हर साल प्रतिपक्ष में अपने पितरों को याद करते हैं, वैसे इन लोग याद करते हैं, फातिया उस दिन पढ़ते हैं। वो फातिया भी ना पढ़ने की इजाजत दी गई, लेकिन उमर अब्दुल्ला दीवाल फांद के गए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल में उमर अब्दुल्ला की उम्र भी 60 के दरमियान है, 58-59 भी हो सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा, इतनी देर में फिर बता दीजिएगा। 58-59 भी हो सकते हैं, 60-61 भी हो सकते हैं, मतलब वो +55 वाले हैं, कोई यंग बच्चे नहीं है जिस तरह से वो कूद के दीवार फांद के जा रहे थे। लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल साफ साफ है कि कश्मीर में बीजेपी जितने दिन और सरकार चला रही है, क्योंकि आपने
ये भी याद रखिए कि कश्मीर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट के दखलंदाजी के बाद हुआ और सुप्रीम कोर्ट में भाजपा की केंद्र सरकार ने ये हलफ उठा के कहा है, एफिडेविट दे रखा है कि हम कश्मीर का स्टेटहुड जल्दी ही वापस करेंगे। तो वो तो अब झूठ बोलने में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है और उसका एक बड़ा प्राइस ये देश रोज दे रहा है। पहलगाम की घटना का इन्वेस्टिगेशन तुरंत इसलिए होना चाहिए था कि वो फिर से दोहराई ना जाए, लेकिन कहीं मुझे ऐसा डर लगता है कि बीजेपी की निकम्मापन और सामने आ जाएगा, शायद इसीलिए उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आ रही, उसका कुछ पता ही नहीं लग रहा है कि पहलगाम के हमले के डिटेल्स क्या थे। अजय जी जी आनंद, पहलगाम ही नहीं, अभी पुलवामा का भी कुछ पता नहीं चला है आज तक, वहां पे क्या हुआ उन लोगों का भी नहीं पता। मैं अब आता हूँ दूसरे टॉपिक पर। ये सडनली 75 साल उम्र को बहुत लोग याद करने लगे हैं। हमारे मोहन भागवत ने भी ये कह दिया कि 75 के ऊपर यंग लोगों को चांस देना चाहिए, हालांकि वो खुद भी इसी ब्रैकेट में आते हैं। तो अगर ये बात किसी दूसरे पर लागू होगी तो मोहन भागवत का भी जाने का टाइम आ सकता है। इस संदर्भ में ही ये सडनली अमित शाह को भी याद आ गया रिटायरमेंट की। ये इन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दिया कि मैं क्या करूंगा रिटायरमेंट के बाद। ये चारों तरफ जो ये रिटायरमेंट का एक एक माहौल सा बन रहा है, और मेरे हिसाब से तो मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है। मतलब इस वक्त कोई भी ऐसा नहीं है जो उनसे ये कह सके कि आप रिटायर कर लीजिए, करिए, चाहे वो आरएसएस ही क्यों ना हो। लेकिन ये सब बातें किस वजह से शुरू हो रही हैं? मोहन भागवत क्यों कह रहे हैं, अमित शाह क्यों कह रहे हैं, और मोदी जी तो 75 ईयर्स के होने ही जाएंगे। तो इसका क्या मकसद है जो ये एक नैरेटिव अब सेट किया जा रहा है? आनंद जी नहीं अजय, बिल्कुल बिल्कुल साफ साफ है, इसमें बहुत मुश्किल वो नहीं है प्रश्न। आरएसएस बिल्कुल ठीक से अपना जो उसकी जो अथॉरिटी है उसको उसको असर्ट कर रहा है। हुआ क्या है कि एक ध्यान रखिएगा कि आरएसएस का एक संगठन बीजेपी है। बीजेपी मतलब इट इज आरएसएस इज अ बिगर अम्ब्रेला जिसके नीचे बीजेपी भी एक बॉडी है। दैट इज द स्ट्रक्चर। मोदी जी के आने से के बाद क्या हो गया था कि वो आरएसएस को कुछ समझते ही नहीं थे और उन्होंने आरएसएस को बहुत अपने जेब के संगठन जैसा बना लिया था। 2024 के चुनाव के लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस को भी लगता है कि मेरा मौका बहुत दिनों बाद आया है, क्योंकि मोदी जी को पूरी मेजॉरिटी नहीं मिली, मोदी जी की लीडरशिप पे क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है और ऐसे समय में आरएसएस को लगता है कि मुझे भी अपनी इस समय अगर हम अपने को एसर्ट करेंगे तभी हम अपनी खोई हुई जो ताकत है वो वापस पा सकते हैं, नहीं तो मोदी जी उनको बिल्कुल जेबी पार्टी बना देंगे। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब से ये सब रिजल्ट आए उसके बाद मोदी जी नागपुर भी गए, उससे पहले 10 साल तक नहीं गए थे और वहां नहीं गए थे, वो सब उन्होंने भी शुरू किया है। और जो रही बात 75 साल की, 75,000 का रूल आरएसएस का बनाया हुआ नहीं है, 75,000 का रूल मोदी जी का बनाया हुआ है, जो आरएसएस ने उस समय एक मूक सहमति दी थी। लेकिन मेरे हिसाब से जहां तक बात है भागवत जी की, भागवत जी भी सितंबर माह में ही किसी तारीख को वो 75 साल के हो रहे हैं, तो उनके पास भी अभी टाइम है। मतलब मोदी जी बाद में होंगे 10-20 दिन बाद, वो 17 सितंबर को होंगे, ये उसके पहले होंगे। तो वहां तक तो आप जब तक वो उस डेट को क्रॉस नहीं करते हैं तब तक आप ये सवाल नहीं, मेरे ख्याल में हम लोग वो है, हम ये मान के चल रहे हैं भागवत जी अगर कह रहे हैं तो वो भी रिटायर हो जाएंगे। अब रही बात अमित शाह और मोदी जी की, देखिए ऐसा है कि ये आपको भी पता है हमको भी पता है कि अगर अमित शाह का प्राइम मिनिस्टर बनने का कोई दूर दूर तक भी संभावना है तो वो तभी है जब मोदी जी पूरी तरह से उनको बैक करें और वो मोदी जी को, जिसको कहते हैं ना, मोदी जी ले जाके उनको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बिठाएंगे, ये बैठेंगे, क्योंकि उनके बैठे रहने से मोदी जी निश्चिंत रह सकते हैं, उनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं होगी, उनके ऊपर कोई पुराने केसेस नहीं खोलेंगे इत्यादि इत्यादि। मोदी जी के लिए मुश्किल यह है कि आरएसएस की बैकिंग के बिना देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। दूसरा यह है कि या तो आरएसएस की बैकिंग हो और एक काम और है, या वो वोट जिताऊ नेता हो। मोदी जी अब वोट जिताऊ नेता नहीं रह गए हैं, ये धीरे धीरे प्रूव होता जा रहा है। आरएसएस की बैकिंग
अमित शाह को कितनी मिलेगी, क्योंकि अमित शाह अगर आ जाते हैं तो मोदी जी की ही बात जो जिस तरह से वो चलाए हैं उसको और क्रूड ढंग से वो उसको असर्ट करेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि सिर्फ यही नहीं हो रहा है, इसको ऐसे मत देखिए, ये मोदी के बाद के सत्ता संघर्ष शुरू हो गया है। मैं पहले भी एक दो चैनल पे मैंने कहा है, मैं आपको फिर से उसी को रिटेरिएट कर दूं। थोड़ी देर मान लीजिए कि बिहार की 243 सीट में बीजेपी 243 सीट जीत जाती है, मैं सब सीट जीत जाती है, बंगाल की सारे सीटें जीत जाती हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन पूरी तरह से जीत जाती है, केरल जीत जाती है, असम जीत जाती है, मान लिया ये बात फॉर द पर्पस ऑफ आर्गुमेंट। तो अगर ये सारी सीटें जीत जाती है 2026 अगले साल तक, तो क्या मोदी जी जिनकी उम्र 75 हो चुकी है, वो हर इलेक्शन जीतने के बाद उनकी उम्र 2-2 साल घटती जाएगी? भाई बिहार जीता 73 हो गई, बंगाल जीता 71 हो गई, असम जीता 69, तमिलनाडु 67 और साहब केरल जीत लिया तो 65। क्या इस तरह का कोई एक रिलेशनशिप है? नहीं है। तो मोदी जी केरल जीते हैं, चाहे बिहार जीते हैं, चाहे वो जीते हैं, वो 75 साल के तो हो ही जाएंगे। इसलिए मतलब ये बात मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूं कि जो 75 साल वाला मामला है उसको आप लाइटली नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल ये आरएसएस चाहती है कि उसका वर्चस्व बाद में स्थापित हो और उसको एक ही चांस मिल रहा है मोदी जी के 75 साल वाले बयान को मोदी जी को दिखाना। और ये भी फैक्ट हो गया है कि मोदी जी में अब वो वोट जिताने की क्षमता नहीं रह गई। क्षमता है, अभी भी वो सबसे बड़े लीडर है, लेकिन उस तरह की नहीं रह गई जैसी 2014 और 2009 में थी। इसके संदर्भ में अगर अमित शाह प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते हैं तो अमित शाह बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। उनके पास अब वेद और उपनिषद क्या पढ़ेंगे, उनके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि उनको रामचरितमानस पढ़नी चाहिए, वो ज्यादा आसान रहेगी। वेद उपनिषद के चक्कर में कहां पढ़ रहे हैं, रामचरितमानस पढ़ के भी अमित शाह को वही सुख मिलेगा या वही शांति मिलेगी जो वेद और उपनिषद से। तो इसलिए मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा ऑप्शन रामायण भी नहीं, वो संस्कृत में है, रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़िए। नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं, वो तो एक अच्छा है नेचुरल फार्मिंग इस देश में। मतलब कुछ लोगों को मेरी बात फिर से बुरी लगेगी, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग ये काले पैसे को सफेद करने का एक अच्छा जरिया है, एक अच्छी लॉन्ड्री इस तरह की लगा दीजिए और सिर्फ आप ही नहीं बाकी लोगों का भी इसमें कल्याण होता रहेगा नेचुरल फार्मिंग में। तो अमित शाह को इस रोल में हम लोग जरूर देखना चाहेंगे कि कब वो नेचुरल फार्मिंग, कब वो वेद और उपनिषद पढ़ना शुरू करते हैं। अजय जी आनंद, इसी संदर्भ में मैं अब आपसे बात करूंगा नितिन गडकरी की। नितिन गडकरी मेरे हिसाब से बीजेपी के सबसे ओवररेटेड नेता हैं और वो बीच बीच में कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं, कुछ उनकी ऑपोजिशन को भी अच्छा लगता है। उनके ही विभाग का मैं नितिन गडकरी पर आता हूं, बट एक आध स्टेटमेंट उन्होंने अभी दिया है। जब वो ये पुल गिरा था अभी बड़ौदा के पास, ये अभी एक पुल गिरा था 3-4 दिन पहले, कुछ लोगों की उसमें मौत भी हो गई, 18 लोगों की, ये भी एक दुखद घटना थी। लेकिन उन्होंने या किसी और बीजेपी के नेता ने ये कहा, मेरे को ठीक से नहीं पता, कि ये 40 साल पुराना पुल था। तो भाई हमारे देश में तो 100 साल पुराने पुल हैं, रेलवे ब्रिजेस बहुत पुराने हैं, आप उनकी देख रेख नहीं करेंगे तो यही हाल हो जाएगा। तो तस्वीरें आपके सामने हैं और उसी के बगल में एक तस्वीर है वहां के हाईवे की, जो 4 दिन बाद ही, ये थाने के पास का हाईवे था और ये एकदम से वो बह गया एक ही बारिश में। और ये थोड़ी हास्यास्पद घटना है। मैं दिखा दूं कि जब इस पुल के आगे एक दीवार बना रहे थे ये गुजरात में, तो वहां जितने भी जो जीप्स थी पीडब्ल्यूडी की, ये फंस गई क्योंकि जीप्स पुल की तरफ रह गई और ये फिर रात भर इन्हें वहां बैठना पड़ा। मतलब ये भी एक हमारे देश में कुछ भी हो सकता है कि तो फिर शायद बाद में दीवार तोड़ी गई और जीप निकाली गई है और अब वो दोबारा दीवार बन रही है। तो नितिन गडकरी साहब का ये महकमा है, इन्होंने भी इसी 75 साल की उस झगड़े में ये पड़ गए हैं और इन्होंने ये बोल दिया है कि नो वन बिकम्स ग्रेट बाय इम्पोजिंग देमसेल्फ। ये चीज इन्होंने बोल दी है। अब वो संकेत तो शायद उनका मोदी जी की तरफ है। तो जो आप ये कह रहे हैं कि मोदी का सक्सेशन की रेस शुरू हो गई है, उसमें नितिन गडकरी कहाँ फिट हो रहे हैं?
और थोड़ा-सा इनका जो कार्यकाल रहा है, उनके मेरे हिसाब से जो ओवररेटेड रहा है, इस पर भी एक टिप्पणी ज़रूर करिए। आनंद। मैं एक्चुअली एक कहावत है, लेकिन वो कहावत कहना बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उस कहावत को नहीं कह रहा हूँ। वो इट इज़ डीमीनिंग फॉर फ्यू पीपल। मैं सिर्फ एक चीज़ नितिन गडकरी के बारे में कहूँगा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ओवररेटेड तो हैं ही। लेकिन मेरे ख्याल में ओवररेटेड से ज़्यादा आजकल क्या हो गया है ना अजय, कोई व्यक्ति अगर चुपचाप जाके अपना काम कर रहा है, अपना काम सिर्फ कर रहा है, तो उसके कसीदे पढ़े जाते हैं कि अरे बड़ा ईमानदार, बड़ा, वो अपना काम कर रहा है, वो इसके अलावा ही इज पेड फॉर दैट, वो दफ्तर जाता है, वो घूस नहीं लेता है और शाम को घर आ जाता है। उसको ऐसा हमारे हमारे सोसाइटी में 1% भी ऐसे लोग नहीं है, 1% भी। शिक्षक जो जाके केवल पढ़ाए और वापस आ जाए, ज्यादातर शिक्षक कहीं कोचिंग के चक्कर में, तो कोई किताब लिखवा दो, तो किसी से वो करवा दो, क्योंकि शिक्षक लोग पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं, तो पॉलिटिक्स में घुसे रहे, कहीं ना कहीं घुसे रहते हैं। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि नितिन गडकरी अपना काम कर रहे हैं, और बिल्कुल मैं आपकी बात से, लेकिन बाकी लोग कर ही नहीं रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा शाइनिंग हो जाते हैं, नंबर एक। नंबर दो, नितिन गडकरी ओल्ड स्कूल वाले हैं, वो उस स्कूल वाले हैं कि जहां पे पक्ष विपक्ष होता है, लेकिन पक्ष विपक्ष कोई दुश्मन नहीं होता है। और उनके तमाम किस्से मैं रिपीट नहीं करूंगा, जब कोई विपक्षी चीफ मिनिस्टर या कोई नेता कोई कोई अपना काम, सड़क से संबंधित काम लेके जाता है जो सार्वजनिक हित में है, वो उसको एंटरटेन करते हैं। मेरे ख्याल में ये एक बड़ा, आज की तारीख में एक बड़ा विशेषता है। अब दूसरी बात यह है कि वो नितिन गडकरी के मैं एक दो चीजें और याद दिला दूं, सिर्फ इसलिए कि वो तरह तरह के स्टेटमेंट अभी नहीं देते हैं, वो पहले भी कहते हैं कि अगर क्या नहीं करोगे तो जनता लात मार के निकाल देगी, वो इस तरह के स्टेटमेंट कड़वे दिए थे। फिर याद करिए कि जब नितिन गडकरी का इलेक्शन था, तो नितिन गडकरी के लड़के ने कई जगह, ये तो ऑन रिकॉर्ड है, जब मुसलमानों ने आके पूछा कि भाई तुम ऐसे ऐसे करते हो, उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पिताजी हैं तब तक आप तो निश्चिंत रहिए, आपको तो नितिन गडकरी वो हिंदू मुस्लिम की जिस तरह की बुलडोजर चलाने की राजनीति नहीं करते हैं नागपुर में, जहां से वो जीत के आते हैं। मैं सिर्फ याद के लिए बता दूं, अगर आपको याद हो कि जिस दिन सबसे फर्स्ट फेज में वोट पड़ा था नितिन गडकरी के यहाँ, मोदी जी उस दिन पहुंचे थे, पहली वो नागपुर में नाइट स्टे कर रहे थे, और उस समय सब, ये तो फिर से चीजें सब्जेक्ट टू गूगल है, मोदी जी से आरएसएस का कोई मिलने नहीं आया, और मोदी जी के लिए ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने जब संदेश भेजा नितिन गडकरी को कि आके मिल लीजिए, तो उन्होंने जवाब ये दिया कि अब मेरा इलेक्शन हो गया है, आप जब इलेक्शन में नहीं आए तो अभी मिलके हम आपसे क्या करेंगे। एंड ही ऑल्सो रिफ्यूज टू गो एंड मीट हिम। गडकरी जी ने एक दो चीजें अपनी इसलिए दिखाई कि जब सार्वजनिक रूप से, दो मैं इंसिडेंट याद दिला दूं दर्शकों को भी, कि एक बार जब आपको याद है लोकसभा में मोदी मोदी जयकारा लग रहा था, ताली, मोदी मोदी, सारे एमएलए और सीनियर प्रेसिडेंट्स और चीफ मिनिस्टर ये लगा रहे थे, तो द ओनली वन हु वाज नॉट चैंटिंग मोदी मोदी, हु वाज नॉट डूइंग दैट, वाज नितिन गडकरी। आरएसएस का नेचुरल चॉइस एक समय नितिन गडकरी थे, इसमें कहीं शको शुबा नहीं होना चाहिए। जब नितिन गडकरी को बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया था आरएसएस द्वारा, तो उससे बनाया गया था कि 2009 के इलेक्शन में 2014 माफ कीजिएगा कि इलेक्शन में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो नितिन गडकरी उनके प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। लेकिन वो पूर्ति घोटाला को कैसे निकाला गया और कैसे उनके पीछे लगाया गया, वो स्पष्ट है कि पूर्ति घोटाले का जिन्न लगाने में कांग्रेस का उतना हाथ नहीं था जितना उस जिन्न को इनके पीछे लगाने में बीजेपी के नेतृत्व के बहुत से लोगों का हाथ था, क्योंकि उससे उनका उल्लू सीधा हो रहा था। मैं इसको इसलिए याद दिला दूं, फिर याद रखिएगा कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुंडू साहब थे जो कैग थे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो मोदी जी के खास व्यक्ति थे, जो उनके काडर के थे। फिर उनको उन्होंने जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी कुछ दिन बनाया था, फिर कैग बना के बुला लिया था दिल्ली। नितिन गडकरी के ऊपर उसी कैग ने एक नहीं कई टिप्पणियां की, और उसमें फिर आया कि 1000 करोड़ की, 500 करोड़ की, 200 करोड़ की 1 किलोमीटर सड़क बनाए, क्या क्या बनाए। उनके कई घोटाले कैग के जरिए से कराए गए।
आपको क्या 1% भी ये उम्मीद लगती है कि ये जो कुंडू जी थे वो बिना मोदी जी के से पूछे और बिना उनसे ये कहे कि मैं इस तरह से कर रहा हूं, वो लगाने की हिम्मत करते? ये हम लोग दिन में सोते हुए नजर आएंगे अगर हम लोग इसको हाँ मान लें तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नितिन गडकरी इनके टारगेट पे हरदम है। आज की तारीख में क्या हो रहा है कि नागपुर को ये समझ में आता है कि जो 2-3 लोग उसको लगते हैं उसमें सबसे आगे फ्रंट रनर नितिन गडकरी है, क्योंकि नितिन गडकरी के बारे में एक चीज और उनके पक्ष में जाती है, कम वोट में बीजेपी की 2 सीट रह जाए, बीजेपी की कोई सीट ना रहे, लेकिन नितिन गडकरी बीजेपी छोड़ के जाने वालों में नहीं है, उनकी प्रतिबद्धता इतनी है आरएसएस की वजह से। तो आज की तारीख में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की वो चीज कह रहे हैं, वो आरएसएस के प्रॉम्प्ट पे ही बोल रहे हैं। मतलब देयर इज अ प्रॉम्प्ट बाय आरएसएस की इस तरह की बातें करो। और मुझे ये लगता है कि जो बात उठा रहे हैं वो वाजिब बात उठा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और आने वाले समय में इंटरेस्टिंग होगा। मेरे हिसाब से आरएसएस का इस समय जो वेट है फॉर द प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, वो पूरी तरह से नितिन गडकरी के पीछे खड़ा हुआ है। अजय जी। थैंक यू आनंद, देखते रहेंगे हम अब से सितंबर तक क्या होता है, काफी कुछ होगा शायद। तो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। नमस्कार। थैंक यू अजय, थैंक यू अजय।